आने के लिए एक मुख्य कार्यालय तो होना ही चाहिए। तो ये तो बड़ी रूटीन की बात है, सहज सी बात है। और हमने आज उसी दिशा में एक कदम उठा करके अपने मुख्य कार्यालय का उद्घाटन किया है। और हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि प्रत्येक असेंबली क्षेत्र के में छोटे छोटे और कार्यालय जल्दी जल्दी खोले जाए। आपको समय कम या आप इतना लेट जनता को क्या है, किस तरह का देखिए, ये बात जरूर है, सही है कि समय बहुत कम मिला है, लेकिन अभी मैं जहाँ से दौरा करके आ रहा हूँ तो हमको बहुत अपार समर्थन मिल रहा है। सभी लोग मुझे यहाँ तक कि अग्रिम बधाई दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा भाई अग्रिम बधाई तभी दो जब मेरे समर्थन में उस दिन अपनी वोट कास्ट करो। तो बहुत लोग, बहुत अंडर करंट है और ओवर करंट भी है, दोनों तरह की चीजें हैं। क्षेत्र है, क्या पूरा कर पाएंगे कम समय में? नहीं, जाहिर है कि नहीं कर पाएंगे। क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन इन 15-17 दिन में जो भी हमको मिल रहा है, मैं कोशिश करके टाइम मैनेजमेंट करके ज्यादा से ज्यादा जगहों पर अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। छोटे छोटे नुक्कड़ों पर मिलूंगा, कुछ छोटे छोटे ग्रुपों में मिलूंगा और ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा कि प्रतिदिन एक लंबा रोड, लंबा लंबा सफर तय करूं और उस रूट पर मिलने वाले जितने गांव के लोग हैं, बाजार हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, सब में जगह जगह थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठूं और अपनी बात को लोगों तक मैं पहुंचाऊं। तो आप पे जनता के विचार है, समझ क्या क्या किन मुद्दों को लेकर जनता के विचार है? मुद्दे वही हैं जो पहले हैं, वही हैं अब भी और आगे भी रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है देश के नौजवानों की अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। देखिए, आज के समय में बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो केवल उनको अनाज दे करके और उनकी वोट को बहकार कर ले रही है। मुझे उनको बताना है कि ये तो वैसे ही हुआ जैसे मियाँ की जूती मियाँ का सिर। जो अनाज मिल रहा है, एक तो उनको नौकरी न दे करके, उनका इतना बड़ा हक छीन करके केवल अनाज दे करके उनको पोटैटो टाइप का बना दे रहे हैं। दूसरा ये है कि जो भी उनको अनाज मिल रहा है वो बताना है कि वो उन्हीं का पैसा है, वो कोई सरकार का, वो जो अनाज दे करके फायदा ले रहे हैं, एमपी केयर का पैसा नहीं है, वो बीजेपी के फंड का पैसा नहीं है। इतने एमपी केयर में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड जमा करके रखा है सत्ताधारी पार्टी ने। मुझे खुशी होती कि सरकारी खजाने से न दे करके वो एमपी केयर फंड से देते पैसा जो अनाज दे रहे हैं। और अनाज पाने वाला हर व्यक्ति टूथपेस्ट खरीदता है, साबुन खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, मसाला खरीदता है, जरूरत के ढेर सारे सामान खरीदता है और उस पर जीएसटी टैक्स देता है। तो जितना अनाज देने का दाम होता है, करीब करीब सबका मिलाकर के उतना वो टैक्स देता है सरकार को। और उसी टैक्स के, उसके दिए हुए टैक्स से वो सरकार उस पर वो करती है, एहसान करती है और उसको अनाज देती है। लेकिन हिंदुस्तान का आदमी इतना बेचारा सीधा है कि चाहे वो उसको सरकारी ढंग से भी दिया जा रहा है, लेकिन वो उसी के पैसे से दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उतना अनाज पा करके वो अपनी इतनी बहुमूल्य वोट को उनके सुपुर्द कर देता है। इसको हमको बताना है, इसको हमको समझाना है जनता को। दो बड़े प्रत्याशी है, उसको कितना बार चैलेंज मारते देखिए भाई, वो दोनों बड़े प्रत्याशी हैं। अब मैं क्या कहूँ कि अब हमारा जिस तरह का घोटाला किया है उन्होंने, जिस तरह का सीबीआई इंक्वायरी उनके खिलाफ चल रही है, तो मेरी तो कही है कि इस माहौल में वो डिस्क्वालिफिकेशन है। मैंने न घोटाला किया है, न कोई इंक्वायरी चल रही है, न जेल गया है। तो जेल गया हूँ, तो अब जनता को चुनना है कि ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे या हम जैसे प्रत्याशी को चुनेंगे। क्या दोनों प्रत्याशी घोटालेबाज हैं? अब मैं क्या है, देखिए इंक्वायरी, देखिए आप सभी को मालूम होगा कि इंक्वायरी तो दोनों के खिलाफ चल रही। अब ये बात दूसरी है कि
एक सत्ताधारी पार्टी के हैं और एक अपोजिशन पार्टी के हैं, लेकिन इंक्वायरी तो दोनों के खिलाफ चल रही है। बसपा ने कई उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, ऐसे में आपके जौनपुर के पुराने सहयोगी सलीम खान ने बसपा से इस्तीफा दे दिया, तो क्या आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा? देखिए क्या है कि सलीम खान ने जिन कारणों से इस्तीफा दिया वो किसी लोभ और लालच के बस में दिया है। अगर किसी मुद्दे पर दिए होते तो मुझे खुशी होती। मैं सलीम खान हमारे सहयोगी जरूर रहे हैं, लेकिन हमेशा हर आदमी का एक एटीट्यूड होता है, माइंडसेट होता है कि सत्ता के साथ जाना और उसको एंजॉय करना, संघर्ष न करना। तो मैं तो समझता हूँ कि वो इसी के तहत गए हैं, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं थी पार्टी में, उनके खिलाफ कोई वो नहीं है। उनको पिछले असेंबली इलेक्शन में चुनाव का टिकट भी दिया गया। कोई और खास बात होती कि अगर पार्टी ने उनको तंग किया होता, उनको बेइज्जत किया होता, या कोई इस तरह की बात होती तो गए होते छोड़कर, तो अच्छा लगा होता। इनमें अगर कोई बात नहीं है तो क्यों गए हैं आप खुद समझ सकते हैं। आजकल कई प्रत्याशियों बदले गए हैं, कई सीटों में प्रत्याशियों को ऐड मौके पर बदला गया है, इसको कितने देखते हैं? देखो ये तो हर पार्टी देखती है कि दूसरा पार्टी कौन आया, इक्वेशन उसको कुछ फीडबैक लेती है और उस फीडबैक के हिसाब से वो काम करती है। तो इसमें तो ये राजकाज है, प्रत्याशी बदले जाते रहे हैं, पूर्व में भी बदले जाते रहे हैं और भविष्य में भी बदले जाते रहे। इनका टिकट कटा क्या हुआ, आपके समर्थन में है? बसपा में पार्टी के लाने का क्या हुआ, आपका समर्थन कर रहे हैं, आपका सहयोग दे रहे हैं? ये बड़ा गूढ़ सवाल है और वक्त बताएगा। पार्टी ने आपको दोबारा मौका दिया है, तो क्या कहना चाहें? अच्छी बात है, दोबारा मौका दिया है, फिर एक बार कमर कस के तैयार हुआ हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा, अपनी बात को कहूंगा कि मैंने आपके लिए क्या क्या किया। और पार्टी ने जो मुझे मौका दिया था, जौनपुर की जनता ने मुझे देश की सबसे ऊंची पंचायत में चुनकर भेजा था, किस लिए भेजा था कि संसद में जाकर के उनके अहम मुद्दों को उठाऊं। और मैं आपको बताऊं कि मैंने इस तरह से 45 बार बोला है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चाहे फ्लाईओवर का मामला हो, चाहे किसानों की पशुओं द्वारा की जा रही फसल जो नष्ट हो रही उसको मुआवजा देने का मामला हो, चाहे पुरानी पेंशन बहाल करने का मामला हो, चाहे आई रेजिमेंट का मामला हो, सैनिक स्कूल के बारे में मैंने सवाल उठाया। और मुझे उम्मीद है कि अगर एक कार्यकाल मेरा मिला तो जौनपुर को मैं एक सैनिक स्कूल जरूर दूंगा। केंद्रीय विद्यालय का मामला उठाया, जो कि केंद्रीय विद्यालय शुरू होने के कगार पर है। इसके अलावा CSR फंड से, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से मैंने बहुत काम किया, क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकली 2 ही साल का पैसा था।